हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिया, ये केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। अभी आप लोगों का 20 मार्च को IOQC का पेपर हुआ था। 2 पेपर थे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव था, पेपर 2 सब्जेक्टिव था। आई होप सभी बच्चों का अच्छा ही हुआ होगा। तो आज हम पार्ट 1 का सल्यूशन यहाँ करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव पेपर था, उसमें 32 क्वेश्चन थे। पहले 25 सिंगल थे, मतलब सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आंसर्स थे, और 26 से लेकर 32 तक क्या था, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन थे। और जहाँ तक मैंने पेपर देखा है, तो अगर कोई बच्चा सीरियसली जेईई की तैयारी कर रहा होगा तो उससे ये पेपर हो गया होगा, मतलब उसे ज़्यादा टफ ये पेपर नहीं लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो आपने शायद देखे भी हुए हों। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें सिंपल पूछा है काइनेटिक एनर्जी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो अगर किसी को काइनेटिक एनर्जी, गैसियस स्टेट का काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर याद है तो ये क्वेश्चन उससे इजीली हो जाता। पूछा क्या है, देखो, नियॉन और आर्गन 2 गैसेस हैं। नियॉन और आर्गन हमारे पास 2 गैसेस हैं और उनका मोलर मास भी आपको गिवन है, वैसे तो याद भी होता है बट गिवन भी है यहाँ पर। फिर बोला है कि उनका टेम्परेचर T1, इसको 1 कंटेनर में रखा गया, इसे सेकंड कंटेनर में रखा गया, और इस पे T टेम्परेचर पे रखा गया, इसको 2T टेम्परेचर पर रखा गया। तो अगर गैसेस सेम टाइप का बिहेव कर रही हैं, मतलब आइडियली बिहेव कर रही हैं, ठीक है, सेम नहीं, आइडियली बिहेव कर रही हैं, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी और एवरेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन रहेगा। तो एज यू नो, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला होता है 1 मोल के लिए, क्लियर। तो ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अगर इसका टेम्परेचर, आर्गन का टेम्परेचर डबल हो गया, नियॉन के टेम्परेचर से बचा, तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड कंटेनर इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट कंटेनर। तो पहला तो यही ढूंढना है, और वो भी ट्वाइस, मतलब ग्रेटर में भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगी, 2 गुना ज्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि टेम्परेचर 2 गुना ज्यादा हो रहा है। तो देखो कहाँ है ये चीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स इन सेकंड कंटेनर विल बी ट्वाइस दैट इन फर्स्ट कंटेनर, क्लियर। तो एक स्टेटमेंट तो हमारी ये मैच हो गई। अब मैं अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको, दैट इज √8RT बाय में पाई m। m इज मोलर मास ऑफ दैट गैस। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √T बाय m के। तो देखो, इसके लिए √T बाय क्या हो जाएगा 20, और इसके लिए √2T बाय 40 विच इज इक्वल टू √T बाय 20। तो एवरेज वेलोसिटी सेम फॉर बोथ गैसेस, तो आंसर विल बी सी आंसर इसमें था, क्लियर। तो देखा आपने, जैसे कि इजी सा ही क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन है, तो देख के भी ऐसे हो जाता है कि नहीं बाद में पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, बट ऐसा नहीं था, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एक एल्डिहाइड या कीटोन है जिसको बेस की प्रेजेंस में कार्बन आयन में कन्वर्ट किया गया और उसने अल्फा पोजीशन पर एल्डोल टाइप की रिएक्शन दी। मतलब आपको ये समझ आ रहा है कि आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है और वो आपको, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और वो एल्डोल रिएक्शन शो कर रहा है, इतना समझ में आ रहा है। फिर दूसरी लाइन में लिखा है कि उसके ओलिफिनिक बॉन्ड है, ओलिफिनिक मतलब डबल बॉन्ड है, और वो कॉन्जुगेशन में है COCN या ऐसे किसी ग्रुप से। तो आपको बोला है कि ये जो कीटोन बन रहा है, इसका नाम दिया है वीलेंट मिश्र कीटोन। ये जो कीटोन है ये बना है एज अ लास्ट, जो प्रोडक्ट बनना था रिएक्शन के बाद, लास्ट जो प्रोडक्ट बनना था वो ये बना है। तो आपको बताना है कि सबस्ट्रेट्स क्या रहे होंगे, इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट था। तो देखो, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कहां पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन रहा है, मतलब कि कहां एल्डोल वाला प्रोडक्ट है। तो देखो यहां पर अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं, जैसा कि आप रिवर्स एल्डोल पढ़ते भी हो वैसा ही हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं तो ऑफ कोर्स सी बात है इसके पास CH3 रहा होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहा होगा, क्लियर, समझ में आया इतना। तभी तो ऐसा हुआ होगा ना। देखो अगर मैं बोलूँ ये चीज, ये डबल बॉन्ड O, इधर ये ऐसे CH3 और इधर ये डबल बॉन्ड O CH3 और इधर भी डबल बॉन्ड O, बेस में इसका जो H+ है वो लिया होगा, यहां पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज बना होगा, उस नेगेटिव ने जाकर कार्बोनिल पर अटैक किया होगा और यहां पर OH का फॉर्मेशन हुआ होगा।
हाँ ऐसा कुछ बना होगा, और फिर वाटर का रिमूवल होकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ फॉर्म हुआ होगा। क्लियर, इतना समझ में आया? मतलब पहली रिएक्शन मेरे को समझ आ गई कि ये एल्डोल कंडेंसेशन हुआ होगा, बट कहीं प्रोडक्ट ऑप्शंस में तो ऐसा नहीं है। तो एक और बात लिखी है कि ओलेफिनिक डबल बॉन्ड के साथ भी रिएक्शन हो रही है। तो देखो ओलेफिनिक डबल बॉन्ड के साथ कैसे रिएक्शन हो रही है, आप इसको भी तोड़ दो यहां से, ये जो है ये डबल बॉन्ड ऐसे रहा होगा, मतलब ये चीज हमारे पास ऐसे होगी, डबल बॉन्ड हो CH3, ये आपकी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। एक सबस्ट्रेट ये रहा होगा और एक सबस्ट्रेट हमारे पास ये रहा होगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि हमारे पास जो बेस है उस H को निकाल लेगा, यहां नेगेटिव बनेगा, वो नेगेटिव जाकर यहां पर एडिशन करेगा और ये ऐसे ऐड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां पर, ये यहां पर। क्लियर? तो यहां पर ये एडिशन होकर ये प्रोडक्ट बनेगा, फिर ये प्रोडक्ट से हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन होगी, तो हमारे पास जो कीटोन गिवन है मिश्र वाला वो बनेगा। तो आंसर क्या हुआ? आंसर इज बी। आई थिंक दिस इज क्लियर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना था आपको, थोड़ा सा ध्यान लगाना था, अच्छे से स्टेटमेंट पढ़नी थी, तभी आप प्रोडक्ट तक जा पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऑर्गेनिक का था, और ऐसा सा क्वेश्चन आपने किया भी होता है जब आप पढ़ते हो ना, ये केनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल प्लस केनिज़ारो रिएक्शन करते हो आप जब जेई में, तो आप देखते हो ऐसा सेम क्वेश्चन भी आता है वहां पर। इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है, दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है और बेस प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है और बेस प्रेजेंट है तो एल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है इफ वन कार्बोनिल हैज वन अल्फा हाइड्रोजन, जो कि इसके पास है, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन है ना इसके पास, दूसरे के पास नहीं है बट इसके पास तो है ना। तो क्या होगा? डबल बॉन्ड OH CH3, वो अल्फा हाइड्रोजन निकल गया होगा, यहां नेगेटिव बना होगा, जो कि फॉर्मल्डिहाइड पर जाकर रिएक्ट करेगा। क्लियर? फिर उसके बाद ये क्या बनेगा, यहां पर डबल बॉन्ड OH CH3 CH2O माइनस बना होगा, वो O माइनस H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा टू गिव CH2OH। बट यहीं पर रिएक्शन रुक नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि यहां पर ये एक्सेस में गिवन है। अब ये वो कार्बोनिल बन गया जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और ये भी वही कार्बोनिल है जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहां पर क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन पॉसिबल है। ये जो कंपाउंड है ये अपना क्या बना लेगा? अल्कोहल, CH3 CH2OH ऑलरेडी था, ये CHO भी CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? और HCHO क्या कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट, क्योंकि HCHO ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या बना लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना लेगा, ये अल्कोहल बना लेगा, एंड दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। क्या है ये? 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 3 डाइऑल ए। अब आप सोच रहे होगे कि मैम कहाँ पढ़ा था हमने, कौन सा क्वेश्चन था ऐसा कुछ स्वास्तिक टाइप बनाते हो ना आप, एक कार्बन पे CH2OH 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 एंड CH2OH, ऐसा करके कंपाउंड बनता है ना, देखना नोट्स में अवेलेबल होता है ये कंपाउंड। तो ऐसा कुछ बनता है, वो सेम इसी रिएक्शन के बेसिस पे होता है। क्लियर? तो ये भी मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस आपको एक बार ध्यान देना था कि एल्डोल हो रहा है और फिर केनिज़ारो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.805 ग्राम पोटेशियम सॉल्ट का दिया है डाइबेसिक ऑर्गेनिक एसिड। एक ऑर्गेनिक एसिड है उसका आपको सॉल्ट दिया है, और आपको ऑर्गेनिक एसिड क्या दिया है? CH2N CO माइनस K प्लस एंड CO माइनस K प्लस, जो किससे बना होगा? इस एसिड से बना होगा। और आपको समझ में आ रहा होगा ये N का मतलब क्या है? N का मतलब है अगर आप N1 रखते हो तो एक CH2 होगा, 2 रखते हो तो 2 CH2 अटैच हो जाएंगे, 3 रखते हो तो 3 CH2 हो जाएंगे। क्लियर? जैसे हम लोग मेलानिक, सक्सिनिक, एडिपिक ये एसिड्स बनाते हैं वो ये। तो अगर यहां पर ये इस एसिड से ये सॉल्ट बना, और इस सॉल्ट को फिर क्या कराया गया? रिड्यूस कराया गया टू ऑब्टेन पोटाशियम। क्लियर? समझ में आया? तो अगर मैं पोटेशियम पे POAC लगा दूं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन,
तो हमारे पास आंसर आ सकता है, इसका मोलर मास आ सकता है। क्लियर? कैसे करेंगे? तो देखो आपके पास POIC किस पे लगाओगे? पोटेशियम पे। अब पोटेशियम में 1 मोल, यहां पर 1 मोल ये सॉल्ट कितने पोटेशियम दे सकता है? 2 पोटेशियम। 1 मोल सॉल्ट 2 पोटेशियम दे सकता है। क्लियर? तो 2 पोटेशियम मतलब 2 इंटू गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्ट, वो कैसे निकालेंगे? गिवन मास विच इज 0.805 बाय में मोलर मास ऑफ दैट सॉल्ट विच इज इक्वल टू पोटेशियम जो ऑब्टेन हो रहा है वो 1 ही मोल हो रहा है। ठीक है, मतलब 2 मोल से 2 मोल होगा, सॉरी 1 मोल से 2 मोल होगा। तो यहां पर गिवन मोल ऑफ पोटेशियम क्या हो जाएगा बच्चा? गिवन मास 0.333 एंड इट्स मोलर मास दैट इज 39। आया समझ में? इसको सॉल्व करो, मोलर मास ऑफ सॉल्ट जो आएगा वो 194 आएगा। अब बच्चों ने ना, कुछ बच्चों ने ये आते ही डायरेक्ट आंसर लगाया होगा दैट इज ए, है ना, कि ए हो गया हमारा तो आंसर, बट गलत है, ए आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ये सॉल्ट का मोलर मास आया है, पूछा किसका है? एसिड का मोलर मास। आपको इस एसिड का मोलर मास बनाना है, ना कि सॉल्ट का। तो अब एसिड का कैसे निकालें? जो पोटेशियम है उसका मोलर मास माइनस करो और हाइड्रोजन का ऐड करो। तो पोटेशियम का कितना हो जाएगा? 78, दैट इज 116 और ऐड करेंगे 2, तो आंसर इज नॉट ए बल्कि सी। क्लियर? समझ में आया? सी आंसर होगा, ना कि ए। चले आगे। अब है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन से रिलेटेड। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है? जो जिस रिएक्शन में सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और रिड्यूस हो। ठीक है, तो अगर एक एलिमेंट को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होना है तो वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। मतलब वो एलिमेंट अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तभी वो ऊपर और नीचे जा सकता है। अदरवाइज अगर वो लीस्ट में होगा तो वो नहीं जा सकता कहीं और, सिर्फ हाईएस्ट में ही जा सकता है। ऐसे अगर वो हाईएस्ट में होगा तो वो उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए इन चारों में से कौन सा है जो अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करेगा? एक तो HCl, क्योंकि क्लोरीन लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है -1, फिर HClO4 क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की +7 है विच इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और में इंटरमीडिएट है, इसमें कितना हो जाएगा? 3, 5। तो आंसर इज 1 and 4 दैट इज सी। इजी था, अगर ध्यान से क्वेश्चन करते, 1 मिनट भी ध्यान से पढ़ते इस क्वेश्चन को तो आपसे हो जाता। चलते हैं आगे। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हीलियम प्लस आयन दैट विल अकर। देखो ये क्वेश्चन तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में कितनी बार देखते हो। क्या पूछा है कि एक ट्रांजिशन हो रहा है हाइड्रोजन आटम के लिए, वो भी कौन सा? n इज इक्वल टू 2 से 1। क्लियर? और बोला है कि किसकी वेवलेंथ जो है सेम होगी हीलियम आटम के लिए। तो आप अगर वेवलेंथ का फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ इज इक्वल टू RH/Z², 1/N1² माइनस 1/N2²। या तो आप क्या करो, इसमें इसकी वैल्यूज पुट करो, इसके लिए वैल्यूज पुट करो z की, कैंसिल करके एक दूसरे को इक्वल रख के आंसर निकाल लो हिट एंड ट्रायल से। या डायरेक्ट अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर तो उसे पता है कि हाइड्रोजन आटम के लिए जो ट्रांजिशन होता है तो उसका डबल होता है हीलियम के लिए। ठीक है, हीलियम के लिए ट्रांजिशन डबल होता है, मतलब जो एनर्जी 2 से 1 के लिए यूज हो रही होगी वही एनर्जी हीलियम एटम के केस में 4 से 2 के लिए यूज हो रही होगी। सॉल्व भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ट्रांजिशन हाइड्रोजन के लिए हो रहा है उसका ही डबल का जो ट्रांजिशन होगा उस केस में एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। मतलब 4 से 2 हीलियम एटम के लिए जो ट्रांजिशन होगा वो इज एज सेम एज दैट ऑफ 2 से 1 ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन आटम। तो आंसर क्या आ गया? डायरेक्ट 4 से 2। मतलब आपको कैलकुलेशंस भी करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आंसर डी आ जाता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या दिया है हमें। देखो आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है ऐसा, और आपको दिया है पहले एसिडिक कंडीशन। तो एसिडिक कंडीशन से ऑफ कोर्स सी बात है ये प्रोटोनेट होगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर इजीली डोनेट हो जाएंगे। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, फिर ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करेगा टू फॉर्म हेमी एसिटल टाइप कंपाउंड,
हेमी एसिटल बन जाएगा यहाँ पर। आपको पता है एक कार्बन पे अगर OR हो और OH हो तो दैट इज नोन एज हेमी एसिटल ग्रुप। क्लियर? तो दिस इज हेमी एसिटल। देन जब CH3OH दोबारा अटैक करेगा तो ऑफ कोर्स ये बात है एसिटल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये क्या बनाएगा? एसिटल बनाएगा। ठीक है, दिस विल फॉर्म एसिटल। क्लियर? तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर विल बी सी। सी इज योर आंसर। नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इज मैक्सिमम 4। मतलब कोऑर्डिनेशन में तो कितनी बार आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा कि स्टीरियोआइसोमर्स इस कंपाउंड के क्या रहेंगे। तो देखो पहले वाला है कोबाल्ट ऑक्सलेट, तीनों ऑक्सलेट है, बाइडेंटेट लिगेंड है, ये होगा। और इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, बस ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो 2 आइसोमर हो जाएंगे इसके स्टीरियो वाले। क्लियर? फिर उसके बाद सेकेंड वाला जो है, पहले इसका सिस बनाओ, ये बनेगा, फिर इसका ट्रांस बनाओ, एंड सिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ट्रांस जो है बेटा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? 3 हो गए, 2 तो ये और एक इसकी मिरर इमेज, दैट इज 3। तो इसके 2, इसके 3। नेक्स्ट बनाते हैं, नेक्स्ट सी वाला कोबाल्ट, एक ही ऑक्सलेट है बट 2 क्लोरीन है और 2 ब्रोमीन है। तो एक तो ये बन गया सिस फॉर्म। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 बार क्लोरीन, एक बार क्लोरीन को ट्रांस पे रखो, ब्रोमीन को सिस पे, और एक बार ब्रोमीन को ट्रांस पे रखो। तीन ये बन गए, और इन पे अब चेक करो ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, तो इसके 2 आइसोमर, 3 4, तो टोटल 4 आइसोमर्स हो गए, और इसके 2 ही होंगे, एक फेशियल एक मेरोडिनियल। क्लियर? तो आंसर इज सी। मतलब ये तो आपने बहुत बार सॉल्व किए होंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बोला है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ms दिस विच कैन बी अकोमोडेटेड इन सबशेल हैविंग टोटल 3 नोड्स। टोटल 3 नोड्स बोलिए, मतलब n-1 जो है वो 3 के बराबर है, मतलब n इज इक्वल टू 4 होगा। आपको पता है रेडियल नोड्स n-l-1 इज इक्वल टू 0 होता है, और एंगुलर नोड्स l के बराबर होती हैं, और टोटल नोड्स n-1 इज इक्वल टू 3, तो इसमें n इज इक्वल टू 4। तो अब 4 के लिए कौन कौन से पॉसिबल हैं? एक 4s, 4p, 4d और 4f। तो क्योंकि हमें सिर्फ एक ही स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन लेना है तो आधा आधा लेना पड़ेगा। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 5 इलेक्ट्रॉन और इसके 7 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए? 12 3 15 1 16, दैट इज बी। बी आंसर आ गया। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है? हिंसबर्ग टेस्ट। अब देखो हिंसबर्ग टेस्ट आप कहाँ पढ़ते हो? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक अमीन्स पढ़ते हैं तो वहाँ डिफरेंशिएशन के लिए पढ़ते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का। तो उसमें बोला है कि कंपाउंड X है जो कि सॉलिड कंपाउंड Y देता है, जो कि इनसॉल्युबल है। तो देखो हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, इसमें प्राइमरी अमीन की रिएक्शन जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से कराई जाती है तो आपको एक सल्फामाइड बनता है, मिलता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है, बट अगर NaOH और KOH डाल दोगे तो ये सॉल्युबल हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर? लेकिन अगर मैं सेकेंडरी अमीन की बात करूं तो सेकेंडरी अमीन की जब रिएक्शन कराते हैं हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से, तो उस केस में भी सेम ऐसा ही प्रोडक्ट बनता है, बट अब क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, अब क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये NaOH में सॉल्युबल नहीं होता। क्लियर? ये इनसॉल्युबल ही रहता है, सॉल्युबल हो गया बट ये नहीं होगा। तो हमें समझ में आया कि जो ये क्वेश्चन हमें दिया है उसमें X जो है वो सेकेंडरी अमीन है, और टर्शियरी अगर अमीन की बात करें तो टर्शियरी अमीन पहली ही रिएक्शन शो नहीं करता, मतलब सॉलिड कंपाउंड बनाएगा ही नहीं। क्लियर? तो आपको ये चेक करना है किस कंपाउंड में सेकेंडरी अमीन है। तो देखो ये टर्शियरी अमीन है और ये प्राइमरी अमीन है, तो ये तो नहीं होगा। ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्शियरी है, ये हो जाएगा। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये नहीं होगा। फिर ये टर्शियरी है, ये टर्शियरी है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर इज बी। लेकिन उसके लिए हिंसबर्ग टेस्ट याद होना चाहिए। अगर ये याद होता तो फटाफट हो जाता आंसर, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया है। हाँ बट ये है कि कैलकुलेशन में आप
मिस्टेक करने के चांसेस बिल्कुल रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। जैसे कि इसमें क्या दिया है, काइनिक स्पीशीज है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है CuCl2। CuCl2 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। कॉपर का कितना हो जाएगा 26, 29, और एक क्लोरीन में 17, 2 में 34, 63 इलेक्ट्रॉन CuCl2 में प्रेजेंट हैं। तो M3+ में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 63। और हमें बताना क्या है, मोलर मास। मोलर मास का मतलब मास नंबर बताना है। क्लियर। मास नंबर के लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब मुझे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। बट अभी तो इसमें 63 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है, तो पहले कितने रहे होंगे 66 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 66, मतलब हाँ वही बराबर है इलेक्ट्रॉन के। क्लियर। तो इतने प्रोटॉन है। अब न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, बोला है न्यूट्रॉन है Z+2, मतलब जो Z है, Z भी तो यही होगा ना प्रोटॉन के बराबर, तो 68 हो गए। तो आंसर इज 134 इज इट्स मोलर मास। तो आंसर इज डी। क्लियर। आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। कंपाउंड X में नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज और कायरल सेंटर बताने हैं। तो देखो बस कंपाउंड थोड़ा अजीब सा है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी है। डायरेक्ट पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, C डबल बॉन्ड ONH, दिस इज पेप्टाइड लिंकेज एंड दिस इज पेप्टाइड लिंकेज। तो 2 ही पेप्टाइड लिंकेज है, आया समझ में। और अब पूछा है कायरल सेंटर, तो एक तो कायरल सेंटर ये हो गया, इस कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, एक कायरल सेंटर ये हो गया और कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो 2 ही कायरल सेंटर है, तो आंसर इज सी। क्लियर। चलते हैं आगे। कौन सी रिएक्शन जो है वो लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। लुईस एसिड मतलब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, और लुईस बेस मतलब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें तो ये 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, और इसमें 0 से -1 जा रहा है, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, लुईस एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। तो दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ लुईस एसिड बेस रिएक्शन। बट BCD भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखो I2 है, I2 के एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में I- जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिससे वो I5- बन रहा है, मतलब I- लुईस बेस है, I2 एसिड का काम कर रहा है, तो दिस इज लुईस एसिड बेस रिएक्शन। सेम डिटो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, कोबाल्ट के d ऑर्बिटल्स जो वैकेंट हैं उसमें Cl- अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है टू फॉर्म COCl4-। ऐसे ही SO3 में जो वैकेंट d ऑर्बिटल है उसमें OH- जाकर अटैक कर रहा है और ये ऐसा बन रहा है, तो ये बेस का काम कर रहा है और ये एसिड का काम कर रहा है। अब आओ इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी। तो देखो बोला क्या है क्वेश्चन में कि एक स्टूडेंट को इस कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन बनाना है 10 ppm का। K+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है KCl से बनाना है, ये चीज ध्यान रखना, KCl से बनाना है, ठीक है। लेकिन उसने कैलकुलेशंस कर ली, उसने सोल्यूशन बना लिया, बट सोल्यूशन बनाने के बाद उसने देखा कि जो उसने सॉल्ट यूज किया है वो सॉल्ट KNO3 यूज किया है, ना कि KCl। तो अब जो सोल्यूशन उसने बनाया है उसमें K+ की क्या कॉन्सेंट्रेशन रहेगी इन ppm। क्लियर। तो कैसे बताएंगे, तो देखो सबसे पहले तो ये निकालो कि जो ऊपर ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना था उसके लिए K+ की कॉन्सेंट्रेशन कितना वेट चाहिए था बनाने के लिए। तो देखो वेट ऑफ K+ डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूशन के लिए हम मान के चल रहे हैं कि सोल्यूशन 1 ग्राम पर ml की डेंसिटी का है, तो वॉल्यूम अगर सोल्यूशन का इतना है तो मास 1000 ग्राम होगा, इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 10 ppm। 10 ppm दिया है ना सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन, तो आपको पता है ppm के लिए फॉर्मूला होता है। तो वेट ऑफ K+ कितना आ जाएगा 10⁻² ग्राम। तो वेट ऑफ K+ 10⁻² ग्राम। और KCl का अगर वेट यूज करते तो देखो जो वेट आया K+ का उससे हम मोल्स निकाल लेंगे K+ के, क्योंकि जो मोल्स हैं K+ के वही KCl के बराबर होंगे। 1 मोल KCl 1 मोल K+ देगा, तो जो मोल्स K+ के आएंगे वही मोल्स KCl के रहेंगे। क्लियर। तो 10⁻² डिवाइड बाय 39, तो यही मोल्स होंगे किसके KCl के। और अगर मैं वेट ऑफ KCl पूछूं तो कितना हो जाएगा 10⁻² by 39 इंटू 74.5, मतलब इतना वेट हमने लिया होगा।
बेसिकली हमने क्या किया, हमें कॉन्सेंट्रेशन K+ का दिया था, वहां से मैंने वेट K+ का निकाला, फिर वहां से मोल्स निकाले K+ के, ताकि मेरे पास KCl के मोल्स आ सके और मेरे को पता लग सके कि KCl का एक्चुअल वेट कितना लेना चाहिए था, क्योंकि बेसिकली K+ का वेट तो ले नहीं सकते ना हम, तो KCl का वेट लेंगे। क्लियर? तो KCl का कितना वेट मेजर किया होगा टू फॉर्म द सॉल्यूशन, वो निकालने के लिए हमने ये सब प्रोसीजर किया, वो मेरे पास इतना आ गया। ठीक है, अब जो ये KCl का वेट आया है, मैंने तो सोचा था KCl का है, बट गलती से ले किसका लिया, KNO3 का, तो वेट तो इतना ही लिया होगा ना, क्योंकि कैलकुलेशंस की थी मैंने, तो इतना वेट आ रहा था, तो इतना वेट मैंने लिया हुआ KNO3 का गलती से, है ना। तो जो वेट लिया है उससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KNO3 निकाल सकते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, पोटेशियम 39 सॉरी, दिस इज 48 101। क्लियर? ठीक है, तो अब आ गई ये मोल्स ऑफ KNO3, तो यहीं से मोल्स ऑफ K+ कितने रहे होंगे, सेम, और जो मोल्स K+ के आए हैं तो उससे वेट ऑफ K+ निकाल लेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है कि अब जो बना है सोल्यूशन उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी K+ की, तो इससे मास निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 39 का मतलब हमारे पास ये 39 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इतना वेट बचेगा। अब ppm में कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो गिवन वेट ऑफ K+ इंटू 1000 इंटू 10 की पावर 6, 1 2 3 सॉल्व कर देंगे, 7.37 के अराउंड आंसर आएगा, विच इज ए। आप अगर ध्यान से समझा हो आपने तो देखा होगा कि हम लोगों ने पहले K+ की कॉन्सेंट्रेशन जो ppm में दी थी उससे निकाला कि कितना वेट KCl का लिया होगा, वो गलती से KNO3 का वेट निकला। ठीक है, तो उससे हमने दोबारा उसी प्रोसीजर से, जिस प्रोसीजर से रिवर्स हम आए थे उसी प्रोसीजर से वापस गए और हमने क्या निकाला, वेट ऑफ K+ कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K+ इन ppm। क्लियर? विच इज इक्वल टू 7.37। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्साइड A जो है वो सॉल्युबल है NaOH में, ऑक्साइड B जो है वो HCl में सॉल्युबल है, C दोनों में सॉल्युबल है। तो आपको यहां से ये समझ में आ रहा है कि ऑक्साइड जो A होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि वो बेस में सॉल्युबल है तो वो एसिड होगा, और क्योंकि B जो है वो एसिड में सॉल्युबल है तो वो बेस होगा, और C जो है वो एम्फोटेरिक होगा। क्लियर? तो अब आपको बस ये चेक करना है कि कौन सा सोल्यूशन बेसिक या एसिडिक है। तो CO2 और SO2, A जो है वो CO2 और SO2 है और दोनों ही एसिडिक होते हैं, तो मतलब A से तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फिर B में एक SO2 है, एक Na2O, ZNO हमें पता है एम्फोटेरिक होता है, तो ये पॉसिबल नहीं। ये बेस है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि SO2 एसिडिक है। ये ऐसे लिखना चाहिए था बेसिकली, ये A है, ये B और ये C। तो हमारे पास इन दोनों ऑप्शंस में से चेक करो, इन दोनों ऑप्शंस में से ये तो बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है, तो आंसर इज B। क्लियर? ये शायद बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब 1-2 मिनट में हो जाना चाहिए था अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते और एलिमिनेशन करते ऑप्शंस का, तो आंसर भी आराम से आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि एक ये विटामिन सी है जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, इसमें 4 OH दिखाए हैं और चारों OH में से पूछा है कि किसका लोएस्ट pKa होगा। लोएस्ट pKa का मतलब किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिसका pKa कम होता है उसका K ज्यादा होता है, जिसका K ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन सेम आप जेई के लिए भी करते हो, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में जब हम GOC2 पढ़ते हैं तब हम देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें वैसे तो आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए था, बट सुन लो, ये वाला जो OH होता है ये ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब इसका H+ चला जाएगा तो इस पे O नेगेटिव आएगा, वो O नेगेटिव जो है वो स्टेबलाइज होगा ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन। ठीक है, इस कॉन्जुगेशन के कारण वो एनायन ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, और एनायन ज्यादा स्टेबलाइज्ड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, तो आंसर इज 3rd। बट इस केस में ऐसा नहीं हो सकता। इस केस में अगर आप सोच रहे हो कि मैम ये भी तो कॉन्जुगेशन में है, बट ये यहीं तक है ना, आगे C डबल बॉन्ड O पे तो नहीं जा रहा ना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कंपाउंड X है जो कि पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देता है और येलो प्रेसिपिटेट देता है आयोडोफॉर्म के साथ। तो देखो आयोडोफॉर्म के साथ येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है मतलब मिथाइल कीटोन रहा होगा, मतलब जो जनरल बेसिक होता है मैं वो लेके चल रही हूँ, और पॉजिटिव सिल्वर टेस्ट दे रहा है मतलब एल्डिहाइड ग्रुप रहा होगा।
तो आपको चेक करना है कि इन चारों में से एक्स कौन सा होगा। तो बस एक बार सबके स्ट्रक्चर बना बना के देख लो। पहला जो है साइक्लोपेंटेनॉन है और हाइड्रोक्सी है, तो पॉसिबल नहीं है। कीटोन और हाइड्रोक्सी पॉसिबल नहीं है। डायओन 2,5 हेप्टेन डायओन, देखो 2 4 6 7 2 दोनों ही कीटोन है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट तो मिलेगा बट सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं मिलेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट बनाओ 2 4 5 पेंटेनल है 1 2 3, ये 3 ऑक्सो, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर इसकी जगह 4 ऑक्सो जैसे कि नीचे लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है। ये जो है एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा और ये CH3C डबल बॉन्ड O जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो आंसर इज डी। मतलब आपको इससे कुछ नहीं निकालना था, इसमें सिर्फ हिंट दी थी, आपको चारों का स्ट्रक्चर बनाना था और चेक करना था कि इसमें CH3C डबल बॉन्ड O है और एल्डिहाइड है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दी है ऑक्सीडाइज बाय रिड्यूस स्पीशीज की। तो देखो अगर कोई मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, N+N इलेक्ट्रॉन बना रहा है, तो हमारे पास क्या दिया है कि जो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज है ये ऑक्सीडाइज्ड है और ये रिड्यूस स्पीशीज है। तो ऑक्सीडाइज बाय रिड्यूस का रेशियो दिया है दैट इज 10⁻³ और आपसे नॉस इक्वेशन रिलेट कराई है। तो देखो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 डिवाइड बाय N होता है, साथ में लॉग ऑक्सीडाइज बाय रिड्यूस स्पीशीज विच इज इक्वल टू 10⁻³ तो -3 आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी में। तो E0 माइनस प्लस 0.059 बाय N इंटू 3 और इस E0 को इधर ले आएंगे तो ये आंसर बी हो जाना चाहिए। क्लियर? तो देखो कोई कैलकुलेशंस नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर आपको मैच करना था। तो ये क्वेश्चन भी मतलब आपको पैनिक नहीं करना था पेपर में। अगर आप पैनिक कर गए पेपर में तो आपसे सॉल्व नहीं हुआ होगा। अगर आप कामली पेपर को अच्छे से पढ़ के सॉल्व करते चले गए होंगे तो पेपर आपका बिल्कुल जैसे जेई की आप तैयारी करते हैं, जेई का प्रिपरेशन करते हैं, जेई के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैसा सा ही था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। Among the following numbers, the one in which all the zeros are significant. कौन सी ऐसा नंबर है जिसमें जीरो सिग्निफिकेंट है? हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में आपके पहले ही चैप्टर में मोल कंसेप्ट में ही दिया हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो कौन सा ऐसा होगा जिसमें सारी जीरो सिग्निफिकेंट है? तो सी होगा। जब हमारे पास बाद में सिग्निफिकेंट फिगर्स में ऐसा होता है कि जब नंबर के बाद ऐसे जीरो लग जाती हैं तो वो सिग्निफिकेंट होती हैं। बहुत सारे बच्चे ए लगा के आए होंगे बट ए नहीं होगा, ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या दिया है कि एक रिएक्शन हो रही है दो रिएक्टेंट्स के बीच में टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट। आपको बताना है कि कौन से रिएक्टेंट्स ऐसे हैं जो ये प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो आप डायरेक्ट करो, ऑप्शन से जाओ डायरेक्ट। पहला करो फिनाइल एसिटल्डिहाइड, पीएच है, CH2C डबल बॉन्ड OH है और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो देखो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जाकर रिएक्ट करेगा और फिनाइल CH2 CH OH CH2 CH3 ये बना लेगा और ये यही तो है, तो ए तो बना सकता है। बी में दिया है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। वैसे तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बट कोई नहीं, ठीक है। इसकी अगर रिएक्शन हम कराते भी हैं तो प्रोडक्ट बना के देखो, नहीं बनेगा वो जो बना हुआ है। फिनाइल CHOH CH2 CH2 CH3 ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, तो बी से ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा और सी और डी से बनाओगे तो भी ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है CFSC किसकी ज्यादा होगी। तो देखो इसमें सिर्फ क्वालिटेटिवली बताना था, ऐसा नहीं था कि आप कैलकुलेट करने बैठ जाते, ऐसा नहीं करना था। सिंपल देखो आपको अमोनिया लिगेंड दिया है, पहले सिमिलैरिटी छाट लो क्या है। सब में अमोनिया दिया है तो अमोनिया लिगेंड की वजह से तो हम कुछ खास नहीं देखेंगे। अब बात करेंगे, एक 3 ऑक्टाहेड्रल है और एक टेट्राहेड्रल, और आपको पता है ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग जो है टेट्राहेड्रल से ज़्यादा होती है और CFSC जो है वो स्प्लिटिंग पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा CFSC हो जाएगी। तो डेल्टा और ज़्यादा है तो इसकी CFSC भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल के। तो ZnNH3 का 4 ट्वाइस तो सबसे लास्ट में ही जाना था। तो देखो तो ये भी ना होता आंसर, ये भी ना होता, पर ये भी हो सकता था, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 3 ये ऑक्टाहेड्रल वाले कंपेयर करने थे। कैसे कंपेयर करते? पहले ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो।
ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स की जितनी ज्यादा होगी, या वैसे भी अगर मैं देखूं तो इरिडियम जो है कोबाल्ट के केस में नीचे आता है ना, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, और जैसे जैसे हम नीचे 3D से 4D और 4D से 5D जाते हैं तो स्प्लिटिंग इंक्रीज करती है, तो स्प्लिटिंग इंक्रीज कर रही है तो CFSC भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस वजह से इरिडियम की जो CFSC है वो ज्यादा हो जानी चाहिए थी। और कोबाल्ट, इन दोनों में कंपेयर करें तो इस केस में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करता है, इसमें वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। वैसे भी इस कॉम्प्लेक्स में चार्ज ज्यादा है जिसके कारण इसमें CFSC ज्यादा होगी, तो आंसर इज ए। मतलब जो आप पॉइंट्स पढ़ते हो ना क्वालिटेटिवली कि किस चीज़ों पे, किन फैक्टर्स पे CFSC डिपेंड करती है या स्प्लिटिंग डिपेंड करती है, वही बताने थे बस, तो आंसर ए आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्वेंट्स आर क्लासिफाइड एज पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर वो होंगे जिसका डाइपोल मोमेंट नेट एग्जिस्ट करेगा, नॉन पोलर वो होंगे जिसके लिए नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो बस यही चेक कर लो, 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन, 1,2-डाइब्रोमोबेंजीन, इसका डाइपोल मोमेंट इधर एग्जिस्ट करेगा, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, दोनों का नेट इधर होगा कहीं, तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होगा, तो दिस इज पोलर। क्लियर, आ समझ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। ये तो सिमिलर है ना दोनों तरफ, तो आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो ये नॉन पोलर, तो एक तो आंसर ये हो गया। ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोइथीन, ये भी आपस में कैंसिल कर देंगे। ट्रांस में तो आप कितनी बार पढ़ते हो कि सिस और ट्रांस में सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये बात पढ़ते हैं ना, तो ये भी नहीं होगा। 1,2-डाइक्लोरोइथेन, देखो अब 1,2-डाइक्लोरोइथेन में अलग अलग कॉन्फर्मेशंस बनेंगी, जिसमें से 1-2 कॉन्फर्मेशंस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, पोलर हो जाएंगी, तो ये भी आंसर होगा। फिर N-मिथाइल प्रोपेनामीन, इसमें भी दिख ही रहा है ना मुझे साफ साफ कि कुछ ना कुछ तो पोलैरिटी एग्जिस्ट करेगी, आपस में कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 अलग अलग कार्बन चेन हैं, तो ये भी होगा पोलर, तो S, T और P होगा, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो, इसमें सबसे पहला क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। हाफ लाइफ इज 50% ऑफ द टोटल टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। देखो इसमें वर्ड से खेला हुआ है, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत थी कि हाफ लाइफ क्या 50% होता है जो टोटल टाइम लगता है कंप्लीशन के लिए, नहीं, हाफ लाइफ क्या होता है कि 50% जो रिएक्शन हुई है उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर होती है कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, और वो सेम होती है रेट कांस्टेंट के। जी नहीं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी रेट कांस्टेंट के बराबर नहीं होती रिएक्शन के, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स हो जाएंगे जो कि पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट सेकेंड हो रहे होंगे, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर एक्टिवेशन एनर्जी का जो चेंज होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, क्या वो प्रोपोर्शनल चेंज होगा रेट और रेट कांस्टेंट के, तो अगर मैं रेट कांस्टेंट की बात करूं तो बराबर होता है इसके, तो क्या ये प्रोपोर्शनल चेंज है, क्या के और ई जो है प्रोपोर्शनली चेंज हो रहे हैं, नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर नॉट यूनिमॉलिकुलर, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस यूनिमॉलिकुलर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, हो सकता है वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो, अगर वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन हो, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्लोप ऑफ प्लॉट ऑफ टी हाफ वर्सेज इनिशियल कंसेंट्रेशन, टी हाफ अगर हम निकालें तो ये आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्या स्लोप 0 दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आंसर सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो सी आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज कलर पोटेशियम डाइक्रोमेट का और पोटेशियम क्रोमेट का किस वजह से होता है, तो देखो या तो डी ट्रांजिशन की वजह से होता है या चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही केसेस में +6 है, जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब D0 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो ट्रांजिशन क्या करेगा, है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा होगा, चार्ज ट्रांसफर ही हो रहा होगा। चार्ज ट्रांसफर का मतलब O2 माइनस जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल को डोनेट करके एक्साइटेशन कर रहा होगा, फिर जब वो दोबारा वापस आ रहा होगा तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी जिसकी वजह से कलर दिख रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। एक्चुअली चार्ज ट्रांसफर भी 4 तरीके का होता है, जिसमें से एक है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू शो कलर, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन शुरू हो गए हैं।
तो देखो क्या दिया है, इन अ पेयर ऑफ आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस, C5H8 का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें C5H10 मिलता है। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है, अगर इसका DU 2 है, 2DU होगा, DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे, और इसका DU 1 रहेगा, तो मतलब ये अल्कीन होगा, एक डबल बॉन्ड होगा और एक इसमें रिंग होगी। वो डबल बॉन्ड तो हो रहा है हाइड्रोजनेट, बट रिंग एज इट इज रह जा रही है। क्लियर? क्योंकि अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो वो भी हाइड्रोजनेट कर जाता, टू गिव अल्केन। तो इसीलिए हमें इतना इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। फिर उसमें ये बोला है कि जब हम इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो इनमें से एक आइसोमर तो बनाता है डाई एसिड, मतलब दोनों ही एसिड बनेंगे, और एक बनाता है कीटो एसिड, मतलब एक कीटोन बनेगा एक एसिड बनेगा। ठीक है, मतलब क्योंकि ये रिंग है, जब हम अगर आप देखो रिंग में डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं, तो इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे तो देखो इधर ये COH और इधर भी COH, ये बनेगा ना, तो ये डाई एसिड हो गया ना। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता तो क्या बन जाता, कीटो एसिड। तो एक तो मेरे को ऐसा लग रहा है यही आइसोमर हो जाएगा, एक तो यही आइसोमर हो जाएगा साइक्लोपेंटीन। तो देखो आपको ऑप्शंस दिए, आप डायरेक्ट ऑप्शन से जाओ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ऑप्शंस बना बना के उनका ओजोनोलिसिस करके देखो, आंसर जो आ रहा है वो बता दो। 3 इथाइल साइक्लोप्रोपीन, 3 इथाइल, इसको तोड़ोगे तो इस साइड तो एसिड बन जाएगा और इस साइड भी एसिड बनेगा। ठीक है, और दूसरे वाला है 1 पेंटाइन, पेंटाइन तो पॉसिबल है ही नहीं ना, 1 पेंटाइन तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ए तो गलत हो गया। बी में साइक्लोपेंटीन बन गया, एक तो बन गया, एसिड बन रहा है डाई। दूसरा है 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन, तो देखो 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन, 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन है ना, 1 2 3, ये तोड़ोगे नहीं, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन है, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन, तो ये बॉन्ड तोड़ोगे तो इस साइड एसिड बन जाएगा और इधर कीटोन बन जाएगा, तो ये बन रहा है कीटो एसिड, तो आंसर इज बी, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट में दोनों में ही हाँ, इस वाले में तो बन जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन में डाई एसिड बन जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल बन जाना चाहिए। 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन बनाओ, 1 मिथाइल तो यही हो गया, 3 मिथाइल ये हो जाएगा, तो ये तोड़ोगे तो इस साइड एसिड बन जाएगा, COH COH, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, O3 + H2O2, इस केस में नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या हो गया था, BC। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि SCN के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। आप जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो और वहाँ पे रेजोनेंस पढ़ते हो तो आप देखते हो इसके स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और डाटा आपको गिवन है। ठीक है, तो देखो पहला क्या स्टेटमेंट दिया है कि कॉन्ट्रीब्यूशन जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का फर्स्ट और सेकेंड का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थर्ड। अगर आप देखें तो देखो ट्रिपल बॉन्ड जो है एससी के लिए ट्रिपल बॉन्ड तो एक कंसीडर ही नहीं कर रहा कि मेरे को तो ट्रिपल बॉन्ड चाहिए ही नहीं, तो मतलब इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा होगा। क्लियर, तो इसीलिए फर्स्ट और सेकंड का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू थर्ड। वैसे भी आप अगर अपना लॉजिक भी लगाओ डाटा देख के तो आपको पता है कि सी ट्रिपल बॉन्ड एस जो है वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो यहां पर अगर आप देखो तो देखो ये आपको एवरेज बॉन्ड लेंथ दी है और ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दिया है। तो एससी का ट्रिपल बॉन्ड की तो लेंथ दी ही नहीं है, मतलब थर्ड का जो है नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन रहेगा, फर्स्ट सेकंड का ज्यादा रहेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर दिया है फॉर्मल चार्ज सल्फर का स्ट्रक्चर थर्ड में वो 0 है। देखो स्ट्रक्चर थर्ड में फॉर्मल चार्ज बताना है तो ये गिवन है आपको। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो 2 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास और फ्री सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। तो एक कम है हमारे पास, एक कम है तो कितना होना चाहिए +1। सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है 5, तो यहाँ +1 होना चाहिए और यहाँ 0 बताया है, तो बी स्टेटमेंट गलत है। सी स्टेटमेंट की बात करें, कंट्रीब्यूशन किसका, ऑर्डर क्या रहेगा कंट्रीब्यूशन का, तो ऑर्डर जो है वो 2 1 3 रहेगा।
क्यों रहेगा? 3 तो आपको पता चल ही गया सबसे कम है, और 2 और 1 में अगर देखूं, डाटा से भी देख सकते हो, वैसे भी देख सकते हो। अगर मैं वैसे देखूं तो एक -1 यहाँ आ रहा है, एक -1 यहाँ आ रहा है, और हमें पता है बिगर एटम पे -1 ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू स्मॉलर एटम पे। और अगर आप डाटा भी देखो तो डाटा में अगर हम देखें तो Sc बॉन्ड जो है वो किसकी तरफ है? डबल बॉन्ड की तरफ है, ठीक है। और Cn बॉन्ड जो है वो किस तरफ है? ट्रिपल बॉन्ड की तरफ, मतलब बहुत ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड की तरफ है, एक ही पिकोमीटर का डिफरेंस है, तो मतलब C और N में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो सेकंड का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू 1, तभी तो वो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ रहेगा। अब नेक्स्ट है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। फॉर्मल चार्ज N का स्ट्रक्चर 2 पे, स्ट्रक्चर 2 पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, और होता कितना है? 5 होते हैं फ्री में, तो -2 है। नहीं, ये तो मैंने थर्ड का बता दिया ना गलती से, सेकंड का बताना था। देखो 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 ही होते हैं फ्री में, तो 0 होगा, तो डी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, कौन सा स्टेबल हाइड्रेट बनाएगा? ये भी आप पढ़ते हैं जब हम ऑर्गेनिक में देखते हैं। तो देखो ये वाला कंपाउंड तो आपने देखा भी होगा कि ऐसा जो कंपाउंड है ये डबल बॉन्ड हो, तो ये फटाफट OH बना लेता है। हाइड्रेट का मतलब है कि ये OH में कन्वर्ट हो जाए, ताकि इसमें क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये स्टेबलाइज रहता है, इसीलिए एक कार्बन पे 2 OH पॉसिबल होते हैं। वरना हम बोलते हैं ना एक कार्बन पे 2 OH पॉसिबल नहीं होते, वो अनस्टेबल होते हैं और वो वाटर निकाल के C डबल बॉन्डों में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये स्टेबल है। ऐसे ही हमारे पास C भी स्टेबलाइज हो जाएगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। B में ऐसी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो वो नहीं स्टेबलाइज होगा। तो आंसर A भी हो जाएगा और C भी। D भी ऐसा शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला X को रिप्रेजेंट करता है। देखो बेसिकली ये फिशर प्रोजेक्शन जैसा ही तो दिखाया है। फिशर में यही तो होता है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो पीछे की तरफ होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन आगे की तरफ हमारी तरफ होती है। तो HOH CH3PH, बस आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो सबकी। 1 प्रायोरिटी, इसको 2 पे, इसको 3 पे। S कॉन्फ़िगरेशन है बट वर्टिकल पे है तो R होगा। अब बस सबका निकाल दो, जिसका R होगा वो सेम हो जाएगा। 1 2 3, ये S है बट R होगा। 1 2 3 R होगा। 1 2 3 ये भी R होगा। हाँ R ही होगा ना, हाँ 1 2 3 ये S होगा। तो A B और C, क्लियर? A B और C। B नहीं होगा ना, B नहीं होगा, B S होगा। 1 2 3 S रहेगा क्योंकि वर्टिकल पोजीशन पे है ना। तो आंसर इज A एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक ग्राफ दिया है, आपने थर्मोडायनामिक्स में ग्राफ पढ़ा भी होगा, PV ग्राफ है। आपको बोला है 4 प्रोसेस से जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और साइक्लिक प्रोसेस है। और बोला है कि एज्यूम करेंगे कि हीट एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सेकंड और फोर्थ में, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम बढ़ रहा है। सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है तो मतलब आइसोबैरिक एक्सपांशन है। और इधर अगर हम देखें तो इधर भी प्रेशर कांस्टेंट है बट इधर की तरफ जा रहे हैं मतलब वॉल्यूम घट रहा है, तो ये आइसोबैरिक कंप्रेशन है। मतलब फोर्थ वाला आइसोबैरिक कंप्रेशन है और सेकंड वाला आइसोबैरिक एक्सपांशन है। फर्स्ट और थर्ड जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल भी हो सकते हैं, रेडियाबैटिक भी हो सकते हैं। अब क्योंकि यहां पर हमारे पास इन दोनों में हीट एक्सचेंज दिया है तो मतलब फर्स्ट और थर्ड में हीट एक्सचेंज 0 होगा, मतलब ये क्या होंगे? एडियाबैटिक, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, ये एडियाबैटिक एक्सपांशन होना चाहिए। 1 मिनट, 3 से 4 जा रहे हैं, 3 से 4 जा रहे हैं, ये एक्सपेंशन, ये एक्सपांशन है थर्ड वाला और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो देखो सेकंड और फोर्थ में डेल्टा एस 0 रहेगा, ये गलत स्टेटमेंट है, डेल्टा एस 0 नहीं होगा। सेकंड और फोर्थ में जो है डेल्टा एस की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। क्यू जो है क्यू एग्जिस्ट कर रहा है, डेल्टा एस भी वहां पे होगा। फर्स्ट और थर्ड की बात करूं तो डेल्टा एस जो है वो 0 होगा। हाँ एडियाबैटिक है तो डेल्टा एस सिस्टम 0 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी डेल्टा एस जो है वो 0 हो जाएगा।
फर्स्ट और थर्ड आइसोथर्मल रिवर्सिबल हैं, ये भी गलत है। सेकेंड और फोर्थ में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, नहीं। सेकेंड और फोर्थ में W एग्जिस्ट कर रहा है ना, -P डेल्टा V, Q जीरो हुआ है, सॉरी Q भी एग्जिस्ट कर रहा है। सेकेंड और फोर्थ में Q भी है और W भी है, तो डेल्टा U जीरो नहीं होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा होगा क्योंकि वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो आंसर इज ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन बोला है कि एक कंपाउंड है, उसके फॉस्फोरस के अलग अलग बॉन्ड का परसेंटेज एस करेक्टर दिया है। तो जो परसेंटेज एस करेक्टर में डिफरेंस है डिफरेंस बॉन्ड्स में, तो वो किस वजह से है। तो देखो सबसे पहला तो ये हो जाएगा क्योंकि ब्रोमीन का बड़ा एटम होने के कारण उसके ऑर्बिटल्स बड़े हैं, डिफ्यूज्ड हैं, जिसके कारण फॉस्फोरस के साथ वो अच्छी ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा और ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी, तो वहाँ परसेंटेज एस करेक्टर कम रहा होगा। तो देखो सबसे कम परसेंटेज एस करेक्टर वहीं है, तो एक तो यही हो गया ए। फिर उसके बाद लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण वो, और वहाँ जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसके कारण वहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही होगी, तो वहाँ परसेंटेज एस करेक्टर क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। वैसे भी P डबल बॉन्ड O जो है वो स्ट्रॉन्गर रहेगा एज कम्पेयर टू P और PBr, तो इसलिए ये भी सही है। फिर ओवरलैप जो है, हाँ सिग्मा ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैप है वो इंक्रीज हो रहा है PO बॉन्ड में। डी जो है वो गलत होगा, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच के कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है क्योंकि देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, इसके ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा ओवरलैपिंग रही होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा कैरोटीन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स आर प्लांट पिगमेंट्स दैट गिव रेड एंड ऑरेंज इन येलो। देखो ये बीटा कैरोटीन दिया है, बीटा कैरोटीन आपने स्ट्रक्चर क्लेडन अगर कभी देखी हो, क्लेडन कभी पढ़ी हो बच्चों ने, तो बहुत बार लिखा हुआ है वहाँ पे बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर। तो ये फूड एडिटिव की तरह यूज होता है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो इस क्वेश्चन में याद वाला था कि अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो। क्या ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, विटामिन ए है, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, तो दिस इज रॉन्ग। क्या ये सिंगलेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इपॉक्साइड बनाएगा, रिएक्शन तो शो करेगा सिंगलेट ऑक्सीजन के साथ, बट इपॉक्साइड फॉर्मेशन नहीं करेगा, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाएगा, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये एब्जॉर्ब करता है रेड येलो लाइट, नहीं, ये ब्लूइश ग्रीन ऐसी येलो ग्रीन ऐसी लाइट ऑब्जॉर्व करता है, क्योंकि रेड येलो तो ये शो कर रहा है। तो देखो जो कलर शो हो रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, उससे जो दूसरी लाइट होती है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है। क्लियर। फिर उसके बाद इट कम्स इन दी ऑयल फेज, हाँ बिल्कुल, जब कैरेट्स को ऑयल में कुक करेंगे और वाटर को करी में, तो ये क्या कर जाता है, ऑयल में आ जाता है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, ऑयल में डिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, रूम टेम्परेचर पे NaCl और KCl सॉलिड दिया है इक्वल मासेस में। तो देखो हमें NaCl दिया है और KCl दिया है, W ग्राम मान लिया, W ग्राम, मोल्स निकालेंगे तो इसका 58.5 से डिवाइड और इसका 74.5 से डिवाइड, तो मोल्स जो हैं वो NaCl के ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू KCl। अगर मोल्स NaCl के ज़्यादा हैं तो मोलारिटी NaCl की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू KCl। इतनी बात हमने पता कर ली। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। टू कंपेयर मोलारिटी इन 1 and 2 मासेस ऑफ बोथ द सॉल्यूशन नीड टू बी नोन। जरूरी नहीं है, अगर मुझे मोलारिटी कंपेयर करनी है, मैं तो मोलारिटी कंपेयर कर ली, 1 की ज़्यादा होगी 2 से, तो ये तो गलत है। मोलालिटीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड विदाउट मेजरिंग द मास ऑफ वाटर एडेड इन ईच केस। हमें पता है कि जो वॉल्यूम इक्वल दिया है वाटर का और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो मास भी इक्वल रहा होगा, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल रहा होगा, तो मतलब मोलैलिटी NaCl की ज़्यादा होगी क्योंकि इसके मोल ज़्यादा हैं, तो ये भी कंपेयर कर लिया हमने, तो ये भी गलत। 1 और 2 को मिक्स कर दिया जाए तीसरे कंटेनर में, तो Cl माइनस जो होगा वो सम होगा 1 और 2 का, ऐसा नहीं होगा, क्यों, देखो M फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ 1 वॉल्यूम प्लस मोलारिटी और वॉल्यूम, ये ऐसा होता है फॉर्मूला फाइनल सोल्यूशन की मोलारिटी का। तो अब क्योंकि इक्वल वॉल्यूम है, तो मैं अगर मान लूँ ये V है और ये भी V है, तो 2V हो गया होगा, तो मतलब ये एवरेज रहा होगा ना कि एडिशन, तो ये भी गलत है। इंफॉर्मेशन इज गिवन इज सफिशिएंट टू कंपेयर द वेपर प्रेशर इन 1 and 2। हाँ बिल्कुल, जिसके मोल ज़्यादा होंगे नॉन वॉलेटाइल सल्यूट के, या फिर हम बोलें जिसकी मोलालिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसमें वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फर्स्ट का वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड, तो दिस इज करेक्ट। क्लियर, ठीक है।
बच्चों हमने पार्ट 1 का सोल्यूशन कर लिया है, जल्दी हम पार्ट 2 का भी सोल्यूशन करेंगे। आप यहाँ से अपना पेपर चेक कर सकते हैं और अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।